मैंने पासपोर्ट खोल कर देखा। ये पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट के महकमा पासपोर्ट की जानिब से इशू किया गया था। इस पर मेरी इसी हुलिये की तस्वीर लगी थी जिस हुलिये में मैं इस वक्त था। मेरी तस्वीर के नीचे जोगिंदर सिंह लिखा था, बाप के नाम की जगह धर्मिंदर सिंह लिखा था। मेरी तस्वीर हमारे एजेंट ने मेरे यहाँ आने के दूसरे रोज़ ये कहकर बनवा ली थी कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ब्रीफ केस में 2 रिसाले, एक किताब और एक नोटबुक थी। एजेंट ने नोटबुक खोलकर मुझे दिखाई और कहा कि इसमें दिल्ली और अमृतसर के फर्जी व्यापारियों के नाम और इनके फर्जी टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखे हैं। एक फाइल भी थी जिसमें मैनचेस्टर की किसी फर्म के लेटर पैड पर ऑफिशियल ख़त लिखे थे जिनमें माल जल्द सप्लाई करने के लिए कहा गया था। ये फर्म होजरी का सामान इंडिया से दरामद करती थी। एजेंट ने बताया कि इन कागजात की पड़ताल नहीं होगी, ये वैसे ही एहतियात के तौर पर मेरे साथ कर दिए जाएंगे। असल काम लंदन पहुंचकर शुरू होगा। पासपोर्ट पर लंदन एयरपोर्ट की दोबारा एंट्री के अलावा भारत में ब्रिटिश कौंसल जनरल के ऑफिस की तरफ से जारी किए गए वीज़े की मोहरें भी लगी थी। ताज़ा वीज़ा अभी लगा था। यह सब काम जाली था, मगर इस महारत से कागजात तैयार किए गए थे कि मैं भी धोखा खा गया। इसके बावजूद लंदन एयरपोर्ट वालों की उकाबी निगाहों का ख्याल करके मैंने सवाल कर ही दिया कि कहीं वहाँ भांडा तो नहीं फूट जाएगा। इस पर अपने एजेंट ने मेरी तरफ संजीदा नज़र डाली और कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए था। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और ये कहता हुआ बाहर निकल गया कि मैं तैयार हो जाऊं। मेरा जहाज़ रात 9:15 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बम्बई रवाना होगा, जहां रात के 2 बजे मुझे लंदन के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी होगी। अजीब कश्मकश का आलम था। मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा था कि मैं लंदन में जाकर किससे मिलूँगा, मुझे क्या काम करना होगा। लेकिन मैं खामोश रहा कि इन लोगों ने कुछ न कुछ इंतज़ाम कर ही रखा होगा। दोपहर के बाद नौकर मेरे लिए गर्म स्याह रंग की उचकन और गर्म ऊनी मफरल लेकर आ गया। ये चीज़ें इसने मेज़ पर रख दी। फ़ौरन बोला, साहिब ने कहा था ये पहन लें। ये एहतमाम लंदन की सर्दी के लिए किया गया था। सितंबर के इख्तिताम पर रात को वैसे ही ठंड हो जाती है। मैंने उचकन और मफरल अपने बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर रख दिए। 8 बजे नौकर खाना देकर चला गया। 8:30 बजे अपना एजेंट फिर नमदार हुआ। अब इसने मुझे चंडीगढ़ से बम्बई तक का एयर इंडिया एक फ़र्स्ट क्लास का टिकट दिया और बोला, बम्बई से लंदन तक का टिकट तुम्हें बम्बई एयरपोर्ट के लाउंज में मिल जाएगा, तुम लाउंज से बाहर मत निकल। इसने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि बम्बई एयरपोर्ट के लाउंज में एक फ्री ड्यूटी शॉप है, वहाँ एक डैश नाम का आदमी मेरे इंतज़ार में होगा और जब मैं इसके स्टॉल पर पहुँचूँगा तो वो ड्यूटी फ्री एशिया की एक बुकलेट मुझे देगा। इसको मेरी तस्वीर पहुंचा दी गई है। मैं जब इस बुकलेट को खोलकर इसकी वरक गर्दानी करूंगा तो इसके अंदर एक सफ़े पर इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी कर दे 1 रुपये के टिकट का आधा हिस्सा चस्पा होगा। फिर अपने एजेंट ने अपनी नोटबुक खोलकर 1 रुपये की स्टैंप का बकिया आधा हिस्सा निकाल कर दिया और बोला, ये इस टिकट का बाकी आधा हिस्सा है। तुम ये आधा हिस्सा टिकट बुकलेट वाले आधे टिकट के साथ रखकर बुकलेट इस शख्स के हवाले कर देना। इसके बाद तुम लाउंज से निकलकर बाहर लॉबी में आकर जहां पब्लिक टेलीफोन लगा है इसके अकब में खड़े हो जाना। ड्यूटी फ्री शॉप वाला आदमी हमारा अपना आदमी है, वो तुम्हारे पीछे वहां पहुंच जाएगा और बम्बई से लंदन तक का टिकट और दूसरे ज़रूरी कागजात और कुछ पाउंड तुम्हारे हवाले कर देगा। बाकी की हिदायत भी वहीं तुम्हें दे दी जाएंगी। अब बचकन पहन कर ये ब्रीफ केस उठाओ और खामोशी से बाहर सड़क पर निकल जाओ। वहाँ एक टैक्सी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, वो तुम्हें एयरपोर्ट पहुँचा देगी। खुदा हाफिज़, यहाँ मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है। इसने सिगरेट एस्ट्रे में मसला और तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद मैंने अचकन पहनी, मफरल तय करके ब्रीफ केस में रखा। ब्रीफ केस बंद करके उठाया और बेडरूम से निकलकर सीटिंग रूम में आ गया। सामने वाला दरवाज़ा खुला था, वहाँ कोई नौकर भी नहीं था। मैं खामोशी से कदम उठाता गेस्ट हाउस के एक भी बरामदे से गुजरता पिछले बाग वाले रास्ते में आ गया। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और मौसम ठंडा हो गया था। कौंसल जनरल के गेट पर पहरा बदस्तूर लगा था। मुझे देखकर गार्ड ने गेट खोल दिया। बाहर सामने सड़क के किनारे एक टैक्सी खड़ी थी। मैं लंबे लंबे डग भर था टैक्सी में आकर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर कोई हिंदू था, सिख नहीं था। इसने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी रवाना हो गई। मैंने कहा एयरपोर्ट चलो। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मुझे मालूम है सरदार जी, मैं एक कारोबारी सिख की हैसियत से नहायत नॉर्मल और शरीफाना सिख के हुलिये में था। एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत में दाखिल हुआ। फ़्लाइट ठीक वक्त पर रवाना हुई। बम्बई पहुंचकर मैं हस्बे हिदायत लाउंज में ही कुछ देर तक बैठ रहा। इसके बाद उठा टहलता ड्यूटी फ्री शॉप के काउंटर पर पहुंचा और मुख्तलिफ चीज़ों को देखने लगा। असल में मैं इस दुबले पतले ऐनक वाले आदमी का जायज़ा ले रहा था।
जो मुझे पहले ही देखकर होशियार हो गया था। मैं काउंटर के कोने की तरफ गया। इस आदमी ने एक बुकलेट लाकर मेरे आगे रख दी और कहा, महाराज, इस किताब में सारी चीज़ों के नाम और कीमतें लिखी हैं। जो चीज़ आप पसंद करें आपको मिल जाएगी। मैंने जेब से 1 रुपए वाला इंडियन स्टैम्प का आधा हिस्सा निकालकर अपनी मुट्ठी में संभाल लिया था। बुकलेट को खोलकर इसकी वरक गर्दानी करने लगा। एक जगह कापी के कोने में मुझे 1 रुपए वाला आधा इंडियन टिकट दिखाई दिया। मैंने इसके नीचे स्टैम्प का बाकी आधा हिस्सा रखकर किताब बंद करके काउंटर वाले को दे दी। वो बुकलेट को एक तरफ ले गया। अलमारी के पीछे जाकर इसने किताब को खोलकर देखा, फिर इसे मेज़ के दराज में रखा और दराज ही में से एक खाकी रंग का लबूतरा लिफाफा निकालकर मेरे हवाले करते हुए कहा, महाराज, रिमोट कंट्रोल टेप रिकॉर्डर इस वक्त हमारे पास नहीं है। इस लिफाफे में इसका पूरा लिटरेचर बंद है। आप इसे एक नज़र देख लें, हो सकता है आपके काम है। वहाँ कुछ दूसरे ग्राहक भी थे जिन्हें दूसरा काउंटर बॉय निपटा रहा था। मैंने धन्यवाद कहते हुए लिफाफा जेब में रख लिया और घड़ी देखी। अभी रात के 12 भी नहीं बजे थे। अब मुझे लाउंज से निकलकर बाहर टेलीफोन बूथ के कम में खड़े होकर इसी काउंटर वाले ऐनक पोश शख्स का इंतजार करना था। मैं बड़े नपे तुले कदम उठाता, बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से चलता हुआ लाउंज से बाहर टेलीफोन बूथ के पीछे जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही शख्स मुझे एक तरफ से आता दिखाई दिया। वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसने मुझसे कोई बात न की, फिर अपनी जेब से एक दूसरा छोटा लिफाफा निकाल कर अपनी इसी कुर्सी पर रखा और आहिस्ता से बोला, ये तुम्हारे लिए है, और उठकर चला गया। मैंने लिफाफा उठाकर जेब में रख लिया। इसके बाद मैं सीधा बाथरूम में आ गया। दोनों लिफाफे खोलकर देखे। एक में बम्बई से लंदन तक का एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का टिकट था। दूसरे लिफाफे में 200 इंग्लिश पाउंड के नोट थे। साथ ही एक पर्ची पर अंग्रेजी में ये तहरीर दर्ज थी, हेथरो एयरपोर्ट से बाहर आओगे तो एक लंबे कद का इंडियन आदमी ब्राउन सूट में मलबूस स्याह टाई लगाए तुम्हें गेट के करीब खड़ा मिलेगा। इसे अपना कोडवर्ड बताना, वो तुम्हें अपना कोडवर्ड बताएगा, इसके साथ चले जाए। मैंने इस कागज़ की तहरीर को जहन में बिठाने के बाद पुर्जे पुर्जे करके इस सिंक में बहा दिया। टिकट और 200 पाउंड के नोट अपने बटुए में रखे और बाथरूम से निकलकर नेशनल लाउंज की तरफ आ गए। रात के 12:10 हुए थे। लंदन की फ़्लाइट 2 बजे रवाना होने वाली थी। लंदन को जाने वाला इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ फिलिपाइन से आ रहा था। मैं एक सुतून के पास गद्देदार कुर्सी पर बैठ गया। अभी जहाज़ की तरफ जाने वाले गेट नहीं खुले थे, वो काउंटर भी खाली पड़ा था जहां हमारे टिकट चेक करने के बाद मुझे बोर्डिंग कार्ड मिलना था। लाउंज में ज़्यादा लोग नहीं थे। लंदन जाने वाली कुछ इंडियन कुछ फिलिपाइनी सवारियां अपने अपने सामान के पास बैठी ऊँग रही थी। ठीक 1 बजे काउंटर खुल गया। सामान तोला जाने लगा। मैं भी कतार में जा खड़ा हूँ। एक ठिगने कद का सूट में मलबूस पक्की उम्र का आदमी भी कतार में मुझसे पीछे आकर खड़ा हो गया। इस आदमी को मैंने नेशनल लाउंज में आते हुए भी देखा था। वो एक कुर्सी पर अखबार खोले बज़ाहिर इसे पढ़ रहा था, लेकिन जब मेरी नज़रें इससे चार हुई तो वो मुझे देख रहा था। फिर जब मैं ड्यूटी फ्री शॉप पर गया तब भी वो मेरे करीब से खांसता हुआ गुजरा था। इसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आया। फिर जब 1 बजे के करीब इंटरनेशनल फ़्लाइट काउंटर खुल गया तो मैंने इसे एक बार फिर देखा। वो एक तरफ से तेज़ कदमों से चला आ रहा था और सीधा कतार में मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। इसका सांस कदरे फूला हुआ था। इसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, आजकल की औलाद का कोई एतबार नहीं, एक ही पुत्र है, वो भी मुझे छोड़ने नहीं आया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जी ऐसा ही है। इसने कोई और बात न की। मैंने कोई जवाब न दिया। काउंटर पर मेरा टिकट और पासपोर्ट चेक किया गया। ब्रीफ केस को टैग लगा दिया गया। पासपोर्ट पर मोहर लगा दी गई। जब तक इमिग्रेशन वाले इंडियन ऑफिसर मेरे पासपोर्ट और वीज़े को गौर से देखता रहा, मेरी जान अजाब में रही। जब इसने मोहर लगाकर पासपोर्ट और टिकट के साथ बोर्डिंग कार्ड मेरे हवाले किया तो मेरी जान में जाने। मैंने ब्रीफ केस की पड़ताल कराई और इंटरनेशनल लाउंज में दाखिल हो गया। यहाँ पहले ही से काफ़ी लोग मौजूद थे। इनमें गैर मुल्की भी बहुत थे। मैं पिछले ब्लॉक में कोने वाली एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे इस पुरस्कार शख्स की मौजूदगी का एहसास परेशान कर रहा था, जिसको मैंने नेशनल लाउंज और फिर ड्यूटी फ्री शॉप के पास अपने करीब से गुजरते देखा था। मैं कोई नादान और अनाड़ी नहीं था। इंटेलिजेंस वालों की चाल से इन्हें पहचान लेता हूँ। ये शख्स यकीनी तौर पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी था और शायद चंडीगढ़ से ही मेरे पीछे लग गया था। सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह थी कि वो भी इसी फ्लाइट में जा रहा था। मैंने इस पुरस्कार शख्स को चमड़े का सफरी बैग कांधे से लटकाए अंदर दाखिल होते देखा तो एक बार मेरा दिल धड़क गया। ये कमबख्त मेरे ताक़ुब में था। मैंने मेज़ पर पड़ा अखबार उठाया और इसकी वरक गर्दानी करने लगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया संडे एडिशन था। मैं मॉडल गर्ल्स की नीम उरिया तस्वीर देखने में महव था कि वही शख्स मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। बैग अपने सामने मेज़ पर रखते हुए बोला, सरदार जी आप लंदन जा रहे हैं? अब इससे बचना मुश्किल था। मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ जी लंदन ही जा रहा हूँ। वो खुश होकर बोला, मैं भी लंदन जा रहा हूँ।
अच्छा है आपका साथ रहेगा, मैंने पता कर लिया है जहाज़ लेट नहीं है। इसने बैग की जिप खोली, बैग में हाथ डालकर कुछ तलाश करने लगा। फिर बोला, हमारी पत्नी जी ऐन वक़्त पर चीज़ें भूल जाती है। देखिए ना, टूथपेस्ट और ब्रश नहीं रखा। इसने मेरा ख्याल है यहाँ काउंटर पर मिल जाएगा, मैं अभी लेकर आता हूँ, मेरा बैग यहीं है। वो उठा और दुकान के काउंटर की तरफ चलने लगा। मैंने इसके बैग पर निगाह डाली, वहाँ इसका नाम नहीं लिखा था। इस शख्स की हरकत से साबित हो रहा था कि भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है। कम से कम लंदन के हेथरो एयरपोर्ट तक इसकी निगाहों से नहीं बच सकता था। आखिर मैंने भी फैसला किया कि लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचकर इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करूंगा और वहीं समर की तस्दीक भी करूंगा कि ये शख्स वाकई इंटेलिजेंस का आदमी है। इतने में वो टूथपेस्ट और ब्रश लेकर आ गया, बड़ा खुश था। कहने लगा, भगवान की कृपा से टूथपेस्ट वगैरह मिल गई है, वरना सरदार जी ये लोग इस किस्म की चीज़ें इंटरनेशनल लाउंज में नहीं रखते। कि आप पहली बार लंदन जा रहे हैं? मैंने अखबार पर नज़रें जमाते हुए आहिस्ता से कहा, पहले भी जाता रहता हूँ जी, कारोबार जो हुआ वहाँ। टूथपेस्ट और ब्रश को इसने बैग में डालते हुए जिप बंद की और बोला, ज़रूर आपका स्पोर्ट्स गुड्स का कारोबार होगा। हमारे एक सरदार जी दोस्त हैं, वो भी मैनचेस्टर में यही कारोबार करते हैं। मैंने कोई जवाब न दिया और ये जाहिर किया कि मैं अखबार में कोई दिलचस्प मजमून पढ़ रहा हूँ। वो भी खामोश रहा। फिर मेज़ से एक अंग्रेज़ी रिसाला उठाकर इसकी वरकगर्दानी करने लगा। 1:30 पर स्पीकर पर ऐलान हुआ कि बम्बई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज़ नंबर डैश तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो गेट नंबर 7 पर तशरीफ़ ले आएँ। यह ऐलान हिंदी और अंग्रेज़ी में किया गया था। मैंने अखबार बंद करके मेज़ पर रखा, ब्रीफकेस उठाया और गेट नंबर 7 पर लगी कतार में जा खड़ा हुआ। टिकट और बोर्डिंग कार्ड निकाल कर मैंने हाथ में थाम लिया था। एयर इंडिया का जहाज़ जंबो जेट था। देखते देखते वो मुसाफिरों से भर गया। इनमें दुबई और फ्रैंकफर्ट जाने वाली सवारियां भी थीं। जब वही पुरस्रार हिंदू मुसाफिर मेरे साथ वाली सीट पर आकर विराजमान हो गया तो मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे साथ वाली सीट इसने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करके हासिल की है, वरना वो किसी दूसरी सीट पर भी जा सकता था। अब मैं मोहतात हो गया। एक बात वाज़ेह थी कि कहीं न कहीं से मेरी मुखबरी हो गई थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मेरी मुखबरी किस हैसियत से हुई है। क्या मुझे पाकिस्तानी एजेंट समझा गया है? मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे पाकिस्तानी एजेंट समझ लिया जाता तो मैं बम्बई एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता। जाहिर था कि मुझे एक सिख एजेंट समझा जा रहा था, जिसका ताल्लुक भारत में मौजूद इस सफारत खाने से था जो पाकिस्तान के दोस्तों की फहरिस्त में था और जहाँ से रात को निकलकर मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ था। लेकिन अगर ये इंडियन इंटेलिजेंस वाला लंदन में भी मेरा बराबर ताक़ुब करता रहा तो हालात ज़्यादा संगीन हो सकते थे, क्योंकि इस आदमी के साथी भी लंदन में मौजूद होंगे। ये लोग वहाँ भी मुख्तलिफ अंदाज से मेरा पीछा जारी रखेंगे। इनसे बचने की बज़ाहिर कोई सूरत दिखाई नहीं देती। इस सिलसिले में मुझे अपने आदमी से मदद लेने की ज़रूरत थी, जो हेथरो एयरपोर्ट के बाहर ब्राउन सूट और स्याह टाई में मलबूस मेरे इंतज़ार में होगा। लंदन तक 8 घंटे की फ़्लाइट थी। बीच में दुबई और फ्रैंकफर्ट पर जहाज़ को रुकना भी था। मेरे पास बैठे हुए इंडियन इंटेलिजेंस के आदमी ने अपना नाम केवल कृष्ण वर्मा बताया और कहा कि वो मैनचेस्टर अपने बेटे से मिलने जा रहा है, जो वहाँ एक फूड स्टोर चलाता है। मैं इस शख्स से कम बात कर रहा था। जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो मैंने खिड़की के साथ सर लगाकर आंखें बंद कर ली, जैसे मैं सोना चाहता हूँ। वर्मा ने इसके बाद मुझसे बात नहीं की। जहाज़ एक खासी बुलंदी तक उड़ान भरने के बाद सीधा होकर अपनी नॉर्मल रफ्तार के साथ प्रवास करने लगे। ये मेरा लंदन का दूसरा सफ़र था। लंदन और बम्बई में 5 घंटे का सफ़र था। मुझे आज भी याद है, वो सितंबर की 28 तारीख थी। मुझे वाकई नींद आ गई थी, इसलिए कि रात भर सो न सका था। आँख खुली तो जहाज़ दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था। मैंने वाहे गुरु कहते हुए अपनी दाढ़ी पर दोनों हाथ फेरे और मुसाफिरों पर निगाह डाली। वर्मा अपनी सीट पर नहीं था। इसका सफरी बैग इसकी सीट के नीचे पड़ा था। मैं उठकर बाथरूम में गया, मुंह हाथ धोया, दांत साफ किए और वापस अपनी सीट पर आया तो देखा इंडियन इंटेलिजेंस वाला मिस्टर वर्मा अपना बैग खोले इसमें कोई चीज़ तलाश कर रहा है। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए इसने बैग पीछे कर लिया, जैसे मुझे रास्ता दे रहा हो, और बोला, वाह महाराज जी, दुबई नहीं उतरेंगे? मैंने कहा, नहीं महाराज जी, क्या करेंगे उतरकर? हम रात 2 बजे बम्बई से चले थे और अभी तक रात ही थी। सूरज हमारे पीछे था और हम इसके आगे आगे रात की तरह सफ़र कर रहे थे। फ्रैंकफर्ट पहुँचे तो दिन निकल आया था। अब यहाँ से लंदन तक 1.5 घंटे का सफ़र था। जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो मेरे जहन ने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। मुझे इंटरनेशनल लाउंज में कुछ देर रुकना चाहिए ताकि ये शख्स इधर उधर हो जाए।
मगर वो तो मुझे निगाह में रखेगा, वो तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और इसी तरह से मेरा पीछा करता रहेगा। और इसी दौरान मुमकिन है कि जो शख्स मुझे लेने आया होगा वो परेशान होकर वापस न चला जाए। लामुहाला मुझे दूसरे मुसाफिरों के साथ ही हेथरो एयरपोर्ट से बाहर निकलना था। जहाज़ लंदन के मज़ाफ़ात में पहुंच चुका था। फिर नीचे लंदन ब्रिज दिखाई दिया। सुबह हो चुकी थी, लंदन पर बादल छाए थे और हमें स्पीकर पर बताया गया था कि लंदन में हल्की हल्की बारिश हो रही है। हेथरो एयरपोर्ट पर काफ़ी ठंड थी। मैंने गुलूबंद गर्दन के गिर्द लपेट लिया। ब्रीफ केस मेरे हाथ में था। इंटरनेशनल लाउंज में से गुजरते हुए मैं एक जगह रुक गया और टीवी स्क्रीन पर जैसे आने वाली फ्लाइट्स को पढ़ने लगा। दरअसल मैं आंखों के किनारे से अपने दाएं बाएं देख रहा था। मुझे इंटेलिजेंस वाला भी एक तरफ दिखाई दिया। वो बैग कंधे से लटकाए लाउंज के गेट की तरफ जाता दिखाई दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं चाहता था कि वो आगे निकल जाए। मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा। वर्मा मेरे करीब से गुजरते हुए पंजाबी में बोला, महाराज जी, लंदन में बड़ी सर्दी है, आपको किस इलाके में जाना है? जी आओ, इकट्ठे टैक्सी ले लेते हैं। मैंने दिल में इसे पंजाबी की एक ज़ोरदार गाली दी और ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जी आप चलें, मुझे मेरा एक दोस्त लेने आया होगा। ये पुरस्कार शख्स अच्छा महाराज कहता हुआ आगे निकल गया। जब मैंने देखा कि वो गेट से बाहर निकलकर शीशे की दीवारों वाली चमकीली राहदारी में चलता हुआ दूर जा चुका है तो मैं अपनी जगह से हटा और आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ आ गया। मेरे कागजात और पासपोर्ट वगैरह इस महारत से तैयार किए गए थे कि हेथरो एयरपोर्ट के अमले को भी इन पर शक न हुआ और उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी। अब मेन गेट से निकलकर राहदारी में आ गया था। इंडियन इंटेलिजेंस वाला पुरस्कार आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। गोरे मर्द और औरतें तेज तेज कदमों से आ जा रहे थे। मैं राहदारी के आखिरी किनारे पर आ गया। यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी। मुझे मालूम था कि ये रास्ता एयरपोर्ट से बाहर सड़क पर जाता है। वहाँ मुझे गाड़ियाँ और टैक्सियाँ खड़ी नजर आ रही थी। सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं एक तरफ खड़े होकर जैसे अपने साथी को देखने लगा जिसके बारे में मैंने पुरस्कार शख्स को बताया था कि वो मुझे लेने आ रहा है। मैं ये भी जानता था कि पुरस्कार शख्स किसी न किसी जगह खड़ा मेरा जायजा ले रहा होगा। मेरी आंखें असल में ब्राउन सूट और काली टाई वाले लंबे कद के भारतीय नयाद आदमी को तलाश कर रही थी। आखिर मैंने इसे देख लिया। वो सड़क के दूसरे किनारे पार्किंग लॉट के गेट के करीब स्याह रंग की एक फोकस वैगन के बाहर खड़ा था। मैंने महसूस किया कि वो भी मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास आ गया। इसने आहिस्ता से मुझसे मेरा कोड वर्ड पूछा। मैंने कलाई की घड़ी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में अपना कोड बताया और इससे इसका कोड वर्ड पूछा। इसने जेब में से हाथ निकालकर फोकस वैगन का दरवाज़ा खोलते हुए अपना कोड वर्ड बताया। मामला साफ था, ये हमारा ही आदमी था। मैं जल्दी से गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में दाखिल हुआ, इंजन स्टार्ट किया और हमारी गाड़ी लंदन की कारपेट रोड पर चलने लगी। हम दोनों खामोश थे। गाड़ी एक खुली जगह पर आ गई जहां दोनों जानिब खेत और फार्म हाउस थे। हम एयरपोर्ट से काफ़ी दूर निकल आए थे। अब सड़क की दोनों जानिब खूबसूरत कॉटेज शुरू हो गए थे। अचानक वो उर्दू ज़ुबान में बोला, मुझे लगता है कि एक टैक्सी हमारा पीछा कर रही है। अब मैंने इसे मिस्टर केवल कृष्ण वर्मा के बारे में बताया कि मुझे महसूस होता है कि वो इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है। वो बम्बई से मेरे पीछे लगा है। इसने जल्दी से गाड़ी को सड़क के दूसरे किनारे ला कर ब्रेक लगा दी और आहिस्ता से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, पीछे जाकर बोनट खोला और जैसे इंजन को झुककर देखने लगा इतने में एक टैक्सी हमारे करीब से गुजर गई। इसकी पिछली सीट पर भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी वर्मा बैठा था। इसने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से हाथ हिलाया। टैक्सी आगे निकल गई तो हमारा एजेंट बोनट बंद करके गाड़ी में आकर बैठ गया और इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, इस आदमी को मैंने यहाँ इंडियन सफारत खाने में आते जाते देख। ये इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी है। तुमने हमारे शेड्यूल को अपसेट कर दिया है। मैंने कहा, क्या हम इसे किसी तरह डॉज नहीं दे सकते? अपना एजेंट बोला, यह तुम्हें बम्बई में करना चाहिए था। तुम इस मुसीबत को अपने पीछे लगाकर यहाँ तक ले आए हो। तुम जिस मिशन पर जाने वाले हो वो इस कदर सीक्रेट और ख़तरनाक है कि हम ज़रा सा भी ख़तरा मोल नहीं ले सकते। अब मैं तुम्हें बेकर स्ट्रीट के एक होटल में छोड़ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया। गाड़ी लंदन की हल्की हल्की बारिश में भीगती मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती। बेकर स्ट्रीट में दाखिल होकर एक होटल के पोर्च में आकर पार्किंग साइड पर रुक गई। अपने एजेंट ने ब्रेक लगाते हुए कहा, वो आदमी ज़रूर हमारा पीछा कर रहा है। मैं कल रात तुम्हें एक लॉन्ड्री वाले के भेस में आकर मिलूंगा। इस असना में तुम्हें इस इंडियन इंटेलिजेंस वाले से हर हालत में छुटकारा हासिल करना होगा। मैंने पूछा, मुझे क्या करना है? इसने बड़े ठंडे और पुरसकून लहजे में कहा, इसे ख़त्म करना होगा। फिर इसने बाजू बढ़ाकर दरवाज़ा खोल दिया। मैं बाहर निकलने लगा तो मुझे अपने एजेंट की आवाज़ आई, इस सिलसिले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हें इस आदमी को ख़त्म कर देना होगा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, सर्दी बहुत थी। अपना एजेंट गाड़ी पार्किंग साइड से निकाल कर वापस ले गया। मैं लंबे लंबे डग भरता होटल की लॉबी में दाखिल हो गया जो नीम गर्म थी।
काउंटर पर जाकर मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। दूसरी मंजिल पर मुझे एक कमरा नंबर दे दिया गया। चाबी लेकर मैं लिफ्ट में सवार होकर दूसरी मंजिल में आ गया। ये सिंगल बेडरूम था, बिस्तर वगैरह लगा था। मैंने ब्रीफकेस मेज पर रखा और बेड पर बैठकर सोचने लगा कि अपना एजेंट मुझे क्या कह गया है। क्या मुझे इस पुरस्कार शख्स को कत्ल करना होगा? ये लंदन जैसे शहर में एक बड़े ख़तरनाक बात थी। मैंने बाथरूम में जाकर मुँह हाथ धोया, दाढ़ी की जाली को बांधते हुए सीटिंग रूम में आया तो फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज़ ने ख़ास कोड लफ्ज़ बोला। ये लफ्ज़ मुझे ख़ास तौर पर बड़े राजदाराना अंदाज में चंडीगढ़ से चलते वक्त बताया गया था। मर्दाना आवाज़ खामोश हो गई। वो मेरे कोड लफ्ज़ का मुंतज़िर था। मर्दाना आवाज़ ने कहा, तुम्हारा नाम सरदार गुरबख्श सिंह जी का एक पैगाम है जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर हैं, इसे लिख लो। मैंने जल्दी ब्रीफ केस में से नोटबुक निकाली और पैगाम लिखने लगा। ये पैगाम बज़ाहिर एक कारोबारी पैगाम था कि मैं दोपहर को फ़लाँ ऑफिस में पहुंच जाऊं जहां एक बिज़नेस मीटिंग होने वाली है और फिर मुझे वहीं से हौजरी और स्पोर्ट्स के नए एक्सपोर्ट नरख बता दिए जाएंगे। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। मैंने इस तहरीर को जब डिकोड किया तो इस अबारत के अंदर से ये अबारत निकली, जिस इंडियन इंटेलिजेंस के एजेंट को तुम अपने साथ लगा लाए हो वो इससे पहले 2 पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक कर चुका है। हम हैरान हैं कि इसने अभी तक तुम्हें कैसे ज़िंदा छोड़ा। हम इन हालात में इसके सामने नहीं जा सकते। अगर तुम इससे बेखबर हो गए तो वो हमारे कीमती मिशन को तबाह कर सकता है। तुम इसी होटल में रहोगे जब तक कि तुम इससे हमेशा के लिए पीछा नहीं छुड़ा लेते। मैंने जिस कागज़ पर यह अबारत लिखी थी इसे फाड़ कर जलाया और रॉक सिंक में बहा दी। अब मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ गई। लंदन वाले इन हमारे आदमियों ने तो जैसे मुझे मौत के सामने अकेला छोड़ दिया था। मैं इस उलझन में लगा था कि दरवाजे की घंटी बोल पड़ी। मैंने दरवाजे की नीम सुराख में से देखा। नीम रोशन राहदारी में कुरियर लड़का खड़ा था। इसके हाथ में एक चौकोर पैकेट था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सर, ये पैकेट आपके लिए है, यहाँ दस्तखत कर दे प्लीज। मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा। नीम रोशन राहदारी में एक कुरियर लड़का खड़ा था। इसके हाथ में एक चौकोर पैकेट था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सर, ये पैकेट आपके लिए है, यहाँ दस्तखत कर दें प्लीज़। तो दोस्तों, अगली चीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।